अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपने आज तक दुनिया में एटम बम की टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एटम बम की तमाम इकसाम बताने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत कीमती होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कीजिए और आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है और वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको एटम बम की तमाम इकसाम के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों सादा मफहूम में एटम बम से मुराद वो आला हर्ब है जो हरारत और दबाई की कुव्वत, तापकार अनासर, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 वगैरह के एटमों के मरकजों में इंतशार पैदा करके हासिल किया जाता है। दोस्तों इस तरह के एटम बमों की कई इकसाम है। हम सबसे पहले उस एटम बम के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो एटम बम जापान पर अमेरिका ने गिराए थे। दोस्तों उस एटम बम का नाम घन टाइप एटम बम था। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने जो पहला एटम बम गिराया था वो घन टाइप यानी घन असेंबली एटम बम था, जिसमें बम ग्रेड यूरेनियम बतौर जोहरी ईंधन इस्तेमाल की गई थी। जोहरी ईंधन यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 अगर एक खास मिकदार में एक ही जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो उसमें खुद ब खुद चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस मिकदार को क्रिटिकल मास कहते हैं। चेन रिएक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि क्रिटिकल मास को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करके जुदा जुदा रखा जाए और सिर्फ बवक्त जरूरत ही मिलने दिया जाए। दोस्तों जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उस वक्त एटम बम फट जाता है। घन टाइप एटम बम इसी ही असूल को अपनाकर काम करता है। क्रिटिकल मिकदार से कदरे कम जोहरी दहात के नस्ब कुर्रे को घन की नाल के एक सिरे पर फिक्स किया जाता है जो टारगेट कहलाता है। इस सिरे पर टेम्पर किए हुए स्टील का ब्लॉक चढ़ाया जाता है। दोस्तों घन की नाल की दूसरे सिरे पर इतनी ही मिकदार का जोहरी दहात का निस्फ कुर्रा रखा जाता है जो बेल्ट कहलाता है, जिसके पीछे धमाका खेज बारूद भरा जाता है। जब बारूद खुदकार तरीके से फटता है तो जोहरी ईंधन यानी प्लूटोनियम और यूरेनियम को गोली की रफ्तार से जोहरी ईंधन के नस्ब कुर्रे से जाकर टकरा देता है। जोहरी ईंधन के ये दोनों नस्ब कुर्रे आपस में मिल जाते हैं जिसे क्रिटिकल कहा जाता है, जबकि बेल्ट की तरफ वाला टेम्पर किया हुआ स्टील इस जोहरी ईंधन को टेम्पर स्टील के ब्लॉक में बंद कर देता है। जोहरी ईंधन के क्रिटिकल होने से पहले इसमें खुद ब खुद चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, यानी तापकार यूरेनियम के किसी एक एटम से एक न्यूट्रॉन निकलकर दूसरे एटम के मरकजे में जा घुसता है और इस मरकजे को तोड़ देता है। एक एटम बम के मरकजे के टूटने से 2 से 3 न्यूट्रॉन आजाद हो जाते हैं। दोस्तों न्यूट्रॉन कभी भी अपना वजूद आजादाना बरकरार नहीं रख सकते, जिस बिना पर वो मजीद एटमों के मरकजों में जबरदस्ती घुस जाते हैं। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक स्टील का ब्लॉक फट न जाए। दोस्तों स्टील जब चेन रिएक्शन शुरू होने की वजह से पैदा होने वाली बेपनाह तवानाई बर्दाश्त नहीं कर पाता तो जोरदार धमाके से ये फट जाता है। धमाके की सदमाती लहरों से अजीम तबाही रहनुमा होती है और बेपनाह हरारत के इतराफ की चीजों को जला अफजुदा की गई थी। दोस्तों जनूबी अफ्रीका ने जोहरी बम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले किए थे। वो भी गन टाइप जोहरी बम थे। हर बम में 28 किलोग्राम के यूरेनियम के 2 निस्फ कुर्रे थे। दुनिया के हर मुल्क ने पहला जोहरी धमाका जोहरी बम की गन टाइप असेंबली बनाकर किया था, क्योंकि ये डिजाइनिंग और तैयारी में सबसे आसान है और इस पर बगैर तजर्बे किए भी एतमाद किया जा सकता है। लिहाजा अमेरिका के इस दावे में कोई सदाकत नहीं कि पाकिस्तान ने पहले जोहरी बम का डिजाइन चीन से हासिल किया था। दोस्तों दूसरा टाइप का बम जिसे इम्प्लोजन बम कहा जाता है वो जापान के शहर नागासाकी पर अमेरिका ने गिराया था। वो इम्प्लोजन टाइप का जोहरी बम था जिसका कोड नाम फैट मैन यानी मोटा आदमी रखा गया था। तकनीकी हवाले से ये गन टाइप जोहरी बम के कदरे जदीद या पेचीदा शक्ल था। इसमें कम मिकदार में जोहरी ईंधन इस्तेमाल होता है। दोस्तों इस बम में शेल के कोर में जोहरी ईंधन के मामूल की कसाफत के साथ रखा जाता है। इसके अतराफ में यूरेनियम 238 और स्टील के टुकड़े रखे जाते हैं जिनके पीछे हाई एक्सप्लोसिव बारूद भरा जाता है। जब धमाके से बारूद फटता है तो यूरेनियम 235
जो एक गैर ताबकार और बहुत कसीफ दहाती उनसर है। उसके टुकड़े तमाम अतराफ से अंदर की तरफ बराबर दबाव डालते हैं, जिससे जोहरी ईंधन के हुजम में 40% तक कमी वाक़या हो जाती है। इसकी कसाफत बढ़ जाती है और वो सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल यानी काबिल इंतशार हो जाता है और उसमें चेन रिएक्शन जन्म लेता है। जोहरी ईंधन के अतराफ में रखे गए यूरेनियम 238 बतौर लेंसेज यानी रिफ्लेक्शन का काम भी करते हैं। आजाद होने वाले न्यूट्रॉनों को खुद जज़ब नहीं करते और न उन्हें बाहर जाने देते हैं। बिलाखिर उन्हें जोहरी ईंधन ही के एटमों में घुसना और तोड़ना होता है, जिससे फिजन का अमल इस हद तक बढ़ जाता है कि पैदा होने वाली हरारत और आजाद होने वाले न्यूट्रॉन बिलाखिर धमाके की सूरत में बम शेल से बाहर निकलने और अजीम तबाही फैलाने लगते हैं। दोस्तों, एम्प्लूजन एटम बम में 15 से 20 किलो यूरेनियम 235 या फिर 5 से 7 किलोग्राम तक प्लूटोनियम इस्तेमाल होती है, जबकि गन टाइप बम की निस्बत इसमें हरारत और तवानाई और तबाही की कुव्वत ज्यादा मिकदार में जन्म लेती है। ताहम ये इंतहाई पेचीदा डिजाइनिंग है, क्योंकि बम के अतराफ में नस्ब किए गए बारूद ने यकसा वक्त में काम करके तमाम अतराफ में यकसा दबाव डालना होता है। बम की यह जदीद किस्म पाकिस्तान और भारत दोनों के पास मौजूद है और दोनों इस डिजाइन का टेस्ट भी कर चुके हैं। दोस्तों, बम की तीसरी इकसाम है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम दूसरे तमाम बमों से मुख्तलिफ है। आप इसमें यूरेनियम 238 या प्लूटोनियम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि इसमें हाइड्रोजन ही इस्तेमाल होती है। दोस्तों, ये हाइड्रोजन बम 2 दर्जाती है। दोस्तों, इसे स्टार्ट करने के लिए आपको एटम बम की जरूर मदद लेनी होती है, लेकिन असल में हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स न्यूट्रियम से ही बनाया जाता है और ये 2 दर्जाती बम है, जिसे FF बम, फिजन और फ्यूजन बम भी कहते हैं। दोस्तों, किसी एटम के मरकजे यानी न्यूक्लियस के 2 हिस्से में टूटने को फ्यूजन कहते हैं। इस दौरान इंतहाई ज्यादा तवानाई खारिज होती है। फ्यूजन फिजन के बरक्स अमल है, यानी फ्यूजन के अमल से 2 एटमों के मरकजे को जोड़कर एक नया एटम वजूद में आता है और इस दौरान फ्यूजन के मुकाबले में कई ज्यादा तवानाई पैदा होती है। दोस्तों, हाइड्रोजन बम के दूसरे आइसोटोप यानी ड्यूट्रियम D2 में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। अगर 2 ड्यूट्रियम एटम के मरकजे को एक मरकजे में तब्दील कर दिया जाए तो नया वजूद में आने वाला उनसर हीलियम 4 होगा। इस फार्मूले को मद्देनजर रखकर माया ड्यूट्रियम में एटम बम नस्ब किया जाता है। एटम बम में रुनुमा होने वाले फ्यूजन के अमल से जो तवानाई हासिल होती है, ये ड्यूट्रियम में फ्यूजन का बास बनती है, जिससे फ्यूजन के मुकाबले में कई ज्यादा तवानाई हासिल होती है। दोस्तों, सादा अल्फाज में एटम बम की तवानाई से हाइड्रोजन बम को स्टार्ट किया जाता है, लेकिन इसकी तवानाई और धमाके की कुव्वत एटम बम से 8 गुना ज्यादा होती है। हाइड्रोजन बम की डिजाइनिंग मजीद पेचीदा काम है। इसके एक शेल यानी बम असम्बली इतना मजबूत होना जरूरी है कि एटम बम की कुव्वत को हाइड्रोजन बम में फ्यूजन के अमल शुरू होने तक बाहर निकलने से रोका जा सके। दोस्तों, बाज़ माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने हाइड्रोजन बम का तजर्बा कर लिया है और वो तजर्बा नॉर्थ कोरिया की मदद से किया गया है। दोस्तों, एटम बम की अगली किस्म का नाम FFF बम है। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बताते चले कि ये एटम बम अभी तक बनाया नहीं जा सका। FFF बम से मुराद फिजन, फ्यूजन और फिजन बम है। जैसा कि हाइड्रोजन बम 2 दर्जाती बम है, जबकि FFF बम 3 दर्जाती बम है। दोस्तों, ये बेइंतहा ताकत का हामिल, शायद ये इतना ताकतवर है कि एक एटम बम पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ये कुर्रा अर्ज के तमाम पानी को बुखारात में तब्दील भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये बम इतनी ताकत का भी तैयार किया जा सकता है कि इससे कुर्रा अर्ज को रेजा रेजा किया जा सके। दोस्तों, आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने इंसान में इतनी सलाहियतें रखी हैं और अपनी बनाई हुई चीजों में इतनी ताकत रखी है, तो वो खुद कितना ताकतवर है। इंसानियत ये हकीकत जान ले तो खौफ के मारे कभी सजदे से न उठ सके। दोस्तों, FFF बम 3 दर्जाती बम है। पहले मरहले में बम ग्रेड यूरेनियम यानी प्लूटोनियम से फिजन शुरू की जाती है और खारिज होने वाली तवानाई से हाइड्रोजन बम स्टार्ट किया जाता है, जिससे पहले से करोड़ों गुना ज्यादा तवानाई हासिल होती है। अब इस तवानाई से गैर तबकार उनसर यानी यूरेनियम 238 में जबरन यानी बहुत ज्यादा कुव्वत लगाकर फिजन शुरू कराई जाती है। यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन बैंक भी कहा जाता है। अब वो बम तैयार होता है जिससे हमारी पूरी जमीन तबाह हो सकती है। अगर ये एक एटम बम आप समुद्रों में डाल दें तो पूरे के पूरे समंदर बहारात में तब्दील हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह का एटम बम अभी तक मंजर आम पर नहीं आया और ना ही किसी मुल्क ने इसे बनाया है और ना ही इसका कोई खुफिया टेस्ट सामने आया है। दोस्तों, ये एटम बम बहुत बड़ी मिकदार में भी तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है और ऐसे एटम बम किसी मुल्क ने नहीं बनाए।
दोस्तों एटम बम की चौथी किस्म का नाम न्यूट्रॉन बम है। न्यूट्रॉन बम को तापकार बम भी कहा जाता है। ये दरअसल बहुत छोटा हाइड्रोजन बम होता है जो कसीर तादाद में न्यूट्रॉन खारिज करके एक मखसूस दायरे के अंदर हर जानदार चीज को हलाक कर देता है। दोस्तों टैक्टिकल वेपन इस ही बम से बनाए जाते हैं, जबकि बम धमाके और हरारत के असरात भी सिर्फ 2 से 300 गज की दायरी हदूद से आगे नहीं जाते। दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 7 फरवरी 1989 को इस्लामाबाद में साइंसदानों और इंजीनियर को न्यूक्लियर बम इकसाम और इस्तेमाल पर लेक्चर देने के दौरान न्यूट्रॉन बम की वजाहत करते हुए कहा था कि ये छोटा हाइड्रोजन बम है जिसे शहरी आबादी और तस्रीबात को नुकसान पहुँचाने बगैर हमला आवर फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ये मैदानी जंग इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा बम है। न्यूट्रॉन बम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की लॉर्स लाइस सदर लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। 1970 में अमेरिकन सदर कार्टर ने हर्बी मकासद के लिए इसकी सीरियल पैदावार का हुक्म दिया था, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि अमेरिका इसे ज्यादातर छोटा बनाने में कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों 2002 में जब पाकिस्तानी सदर जनरल मुशर्रफ ने यह कहा था कि हमने छोटे एटम बम बना लिए हैं, दुनिया की तवज्जो न्यूट्रॉन बम की तरफ गई थी और 2018 में पाकिस्तान ने टैक्टिकल वेपन शो कर दुनिया को ये वाज़ेह भी कर दिया कि पाकिस्तान ने इस तरह के बम बना लिए हैं। एटम बम की 5वीं किस्म बोस्टेड फिजन बम है। इसे ट्रिशियम बम भी कहते हैं क्योंकि ट्रिशियम को जोहरी ईंधन में फिजन शुरू करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बम के वजन और जसामत को छोटा करने में ट्रिशियम ने बुनियादी किरदार अदा किया है और अब 30 से 90 किलोग्राम वजन के सब किलोटन के जोहरी बम भी तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बतौर फील्ड माइन, नेवल माइन और आर्टिलरी शेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका की प्राइवेट तहकीकी एजेंसी रैंड का दावा है कि पाकिस्तान 155 mm दहाने की तोपों के लिए सब किलोटन कुव्वत के हामिल जोहरी गोले भी बना चुका है। दोस्तों आप ये समझिए कि एक आर्टिलरी की गन है और आर्टिलरी की गन में बम की जगह आप जोहरी बम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि वो जोहरी बम कितना तबाही फैलाने वाला होगा। पाकिस्तान को हजारों गोले इस्तेमाल करने से बेहतर होगा कि पाकिस्तान एक छोटा सा एटम बम 155 mm दहाने की तोप में लगाकर उसे फायर कर दे। दोस्तों सूटकेस बम के बारे में चंद साल कबल अखबारात में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस जोहरी बम का तस्वर भी ट्रिशियम टेक्नोलॉजी के जोहरी इस्तेमाल से लिया गया है। हम आपको सूटकेस बम के बारे में एक नई वीडियो में बताएंगे। बहरहाल हम आइए बोस्टेड फिजन बम की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर खालिस ट्रिशियम गैस दस्तयाब हो तो महज 1 किलो प्लूटोनियम से भी सब किलोटन कुव्वत का जोहरी बम भी तैयार किया जा सकता है। प्लूटोनियम को मजबूत धाती शेल में बंद करके उसके पीछे ट्रिशियम गैस का सिलेंडर, जिसे न्यूट्रॉन जनरेटर कहते हैं, उसमें नस्ब किया जाता है। जैसे ही सिलेंडर का मुंह खुलता है वो ट्रिशियम गैस न्यूट्रॉन प्लूटोनियम में घुसकर उसमें फिजन का मुसलसल अमल शुरू करती है। प्लूटोनियम में चेन रिएक्शन शुरू होता है। अमेरिका और रशिया के मोहताज हैं दोस्तों, क्योंकि फिजन बोस्टर टेक्नोलॉजी में यूरेनियम के बजाय आप ट्रिशियम के साथ प्लूटोनियम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बोस्टेड फिजन बम बना सकते हैं तो आप एक कंधे पर रॉकेट लॉन्चर में भी एटम बम फिक्स कर सकते हैं, यानी आप इतने छोटे एटम बम भी बना सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा। हम आपके लिए सूटकेस एटम बम की वीडियो बहुत जल्द लेकर हाजिर हो जाएंगे।